आज का जो ये वीडियो है वो है राजस्थान बोर्ड 2020। जो बच्चे राजस्थान बोर्ड 2020 का एग्जाम अभी देंगे 18 जून को, उनके लिए ये वीडियो बनाया हुआ है। तो आप इसके एक एक चैप्टर वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे अभी कि 1 बाय 1 चैप्टर में किस तरह के क्वेश्चंस आपको रिवीजन में अभी प्रिपेयर करने हैं अपने, ताकि बोर्ड एग्जाम में आपका रिजल्ट अच्छा रहे। तो बात करेंगे हम एक एक चैप्टर की। सबसे पहले बात करेंगे चैप्टर नंबर 1। ये जो चैप्टर है हमारे पास, इसका नाम है संयुक्त फलन। आपको ये पता होना चाहिए कि सेक्शन ए और सेक्शन बी, इन दोनों में ही इससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। सेक्शन ए में पूछा जाता है 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन, और सेक्शन बी में भी 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन इसमें आपको पूछा जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये चैप्टर आपके लिए कुल मिला के 3 मार्क्स का है। 3 मार्क्स का आपका ये चैप्टर है, और इसको आपको तैयार करने के लिए इसमें 3 से 4 चीजें हैं इंपॉर्टेंट, जिनको आपको अभी ध्यान में रखना है। तो 1 बाय 1 उनके बारे में आपको बताता हूं कि आपको इसमें करना क्या है। सबसे पहली चीज तो इसमें यह है कि फॉग और गॉफ निकालना, जिसको हम बोलते हैं कि एक फलन और दूसरे फलन को आपस में संयुक्त करना। फॉग गॉफ वगैरह निकालने के बारे में भी इसमें संबंधित सवाल पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। दूसरा जो इसके अंदर पॉइंट है वो है प्रतिलोम, कि किसी भी फलन का हमें प्रतिलोम फलन ज्ञात करना है, उससे संबंधित सवाल हमको इसमें पूछे जाते हैं। तीसरा जो है और चौथा जो पॉइंट है, इसमें आप लोग तैयार कर सकते हो अभी के लिए इस टाइप के सवाल। इसके बारे में थोड़ा सा अभी रिवीजन में आपको समझा दूंगा कि इस टाइप के सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है। हालांकि क्लासेस में हमने किया है इसको, दोबारा इसको देखना एक बार रिवीजन के अंदर। और एक है संक्रिया सारणी बनाना। इसमें कोई बहुत ज्यादा बड़े बड़े सवाल नहीं पूछे जाते, इसमें पूछे जाते हैं एक लिमिटेड सवाल, जिनके पॉइंट टू पॉइंट आपको आंसर्स देने होते हैं। तो 1 बाय 1 अपन इनके कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, जिनके अंदर आपको ये पता चलेगा कि इनको आप इसको किस तरह से आपको लिखना है और कैसे इसको आपको करना है। F defines R to R और G defines R to R। एक फंक्शन है आपके पास, F परिभाषित हो रहा है R से R में, और G परिभाषित हो रहा है वो भी R से R में। यहां पर ये R जो होता है, ये वाला इसको कहते हैं हम लोग प्रांत, और ये वाला क्या होता है, सहप्रांत। ठीक। इसके साथ साथ आपको और क्या दिया जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर, इसके साथ साथ आपको दिया जाएगा 2 फलन, जिन्हें आपको संयुक्त करके फॉग या गॉफ, अगर कुछ भी वो पूछ रहा है, वो निकालना है। तो सपोज करो कि आपका जो fx है वो है 2x + 1, और जो gx है वो क्या है, e की पावर x, और हमें फॉग की वैल्यू वो आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि इसका फॉग क्या होगा, कि फॉग की वैल्यू क्या होगी। अब इसमें भी मैंने आपको एक चीज और आपको इसमें ध्यान रखनी है कि कोई भी संयुक्त फलन कब परिभाषित होता है, इसको भी थोड़ा आप लोग रिवाइज करके जाना। क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो फॉग या गॉफ आपसे पूछ लेगा, लेकिन उसका गॉफ मान लो परिभाषित ही नहीं हो रहा, और आप उसको परिभाषित करके उसका आंसर निकाल दोगे, तो वो गलत माना जाएगा और उसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। तो ये आखिर परिभाषित कब होता है, इसके बारे में भी आपको देखना होगा। इसमें ये G और F 2 चीजें आपको दी हुई। तो G का जो परिसर होगा, G का जो है परिसर, इसका G का, F का जो प्रांत होगा उसका क्या होना चाहिए, उपसमुच्चय। इसको हम ऐसे भी याद करते हैं कि अंदर वाले का परिसर बाहर वाले के प्रांत का क्या होना चाहिए, उपसमुच्चय होना चाहिए। यानी कि G का जो परिसर है वो उपसमुच्चय होना चाहिए F के प्रांत का। अगर ऐसा होता है तो आज का ये फॉर्म परिभाषित है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये फॉर्म जो है परिभाषित नहीं होगा। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि जो FG है, इसका जो परिसर है, इसका परिसर है धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, और इस F का जो प्रांत है वो R है।
तो सभी धनात्मक वास्तविक संख्याएं किसमें आती हैं? आर में। इसका मतलब ये फॉग इसका पूरी तरह परिभाषित है और आप आसानी से फॉग को कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टिपिकल चीज़ नहीं है ये चैप्टर, वैसे तो नॉर्मल है और नॉर्मल सवाल इसमें पूछे जाते हैं। स्कोर गेनिंग चैप्टर है, आराम से इसमें अगर आप सिस्टम से काम करोगे तो पूरे 3 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाएंगे। तो बात करें इसकी, fx बराबर 2x + 1 और gx बराबर दिया हुआ है e की पावर x। अब हमें निकालना है फॉग। फॉग का मतलब होता है f के फंक्शन में x के स्थान पर क्या रख दो? gx रख दो। तो देख लो यहाँ पर ये आपका f का फंक्शन है और यहाँ पर ये आपका f का फंक्शन है 2x + 1। इसमें आपको क्या करना है? x के स्थान पर क्या पुट करना है? gx पुट करना है। फॉग का मतलब क्या है? f ऑफ gx। f के फंक्शन में x के स्थान पे क्या रख दोगे? gx रख दोगे। तो ये आपने रख दिया यहाँ पे x के स्थान पर gx। उसके बाद gx की वैल्यू पुट कर देते हैं जो कि है e की पावर x। तो ये पूरा सॉल्यूशन हो गया 2 × e की पावर x + 1। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये आपकी कहलाएगी फॉग। तो ध्यान ये जरूर रखना है जब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, इस तरह का सवाल 99% तक पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। पिछले 2 बार के बोर्ड एग्जाम भी अगर आप देखो तो इससे संबंधित सवाल पूछे गए हैं। तो अगर ये सवाल आपसे पूछा जाता है और यहाँ पे चूंकि सभी प्रांत और सहप्रांत देखो सब समान है तो आपको परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि प्रांत और सहप्रांत वो अलग अलग देगा। ऐसी परिस्थिति में आपको परीक्षण करना जरूर याद रखना है कि अंदर वाले का परिसर बाहर वाले के प्रांत का क्या होना चाहिए? उपसमुच्चय होना चाहिए, तभी वो संयुक्त फलन परिभाषित होता है, वरना नहीं होता है। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया 2 e की पावर x + 1। ठीक। इसी तरह हम गॉफ भी निकाल सकते हैं अगर आप निकालना चाहो इसी के अंदर। तो गॉफ का मतलब होता है कि g का जो फंक्शन है उसमें x के स्थान पर क्या पुट कर देंगे? fx पुट कर देंगे। तो g का फंक्शन ये रहा, यहाँ पर x के स्थान में हमने पुट कर दिया fx और अब fx की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि है 2x + 1। ये आपका हो गया गॉफ। तो इस तरह का छोटा सवाल भी बोर्ड एग्जाम में सामान्यतः पूछा जाता है, तो उसको आप लोग तैयार करके रखो। एक पॉइंट तो इसका ये हो गया। बात करें इसके दूसरे पॉइंट की जो कि है प्रतिलोम से संबंधित। इसका जो दूसरा पॉइंट है वो है इनवर्स निकालना, किसी भी फलन का प्रतिलोम ज्ञात करना। उसमें आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि ऐसा कोई भी फलन जो कि एक ही और आच्छादक ना हो उसका प्रतिलोम विद्यमान नहीं होता है। तो जब भी वो प्रतिलोम पूछे तो एक ही और आच्छादक का परीक्षण आपको स्वयं करना होगा। अगर वो एक ही आच्छादक है तो ही उसका प्रतिलोम विद्यमान होगा और अगर एक ही आच्छादक नहीं है तो उसका प्रतिलोम विद्यमान नहीं होगा। तो किस तरह से आप उसको चेक करेंगे उसके लिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि सपोज करो f डिफाइंस R to R fx बराबर x की पावर 3 + 2। ये आपके पास एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है और इस फंक्शन में आपसे पूछ रहा है कि यदि इसका f इनवर्स विद्यमान है तो उसको ज्ञात कीजिए। 2 नंबर के सेक्शन में ये सवाल सामान्यतः पूछे जा सकते हैं, तो इसको आपको उसी हिसाब तैयार करना है। अब किस तरह से निकालेंगे? सबसे पहले इसमें परीक्षण होगा एक ही का मतलब क्या होता है? एक अवयव का संबंध एक ही अवयव से होना, एक अवयव का संबंध एक से ही होना, एक ही। ठीक। अब प्रैक्टिकली अगर हम इसको देखें तो इसको आप इस तरह समझ सकते हो कि एक ही हम अगर इस तरह से ये डायग्राम बना के अगर हमको समझाना चाहें इसमें तो आप कैसे करोगे? इसका प्रांत है r और इसका सहप्रांत है r, दोनों वास्तविक संख्या है, इसका प्रांत और सहप्रांत है। यहाँ पर जो वैल्यू रखी जाएंगी किसकी रखी जाएंगी? प्रांत की। और यहाँ पे जो रिजल्ट मिलेगा वो कहलाएगा आपका परिसर। ठीक। एक ही और आच्छादक पूरा इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो एक की बात करें, प्रांत में r है तो r तो कुछ भी हो सकता है। सपोज मैंने रख दिया इसमें 0, तो 0 पुट करने पर कितना मिलेगा? 2। मैंने रख दिया इसमें 1, तो 2 और 1 कितना हो गया? 3। मैंने इसमें रख दिया -1, तो -1 पे 2 में से -1 गया तो 1 बचा। तो हमने क्या देखा यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज मिल रही है। सपोज करो मैंने पुट कर दिया 2 की पावर 1/3, तो जैसे 2 की पावर 1/3 यहाँ रखोगे तो पावर 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 और 2 कितना हो गया? 4। ठीक है। तो यहां पर ये जो वैल्यू है हमारे पास, एक अवयव पे एक ही मान आपको प्राप्त हो रहा है। इसको मैथमेटिकली इस तरह भी बोला जाता है
कि इस शून्य का एक ही प्रतिबिंब यहाँ पर है, एक का भी एक ही प्रतिबिंब यहाँ पर है, सभी अवयवों का केवल एक ही प्रतिबिंब विद्यमान है और एक अवयव का संबंध एक से ही हो रहा है, बहुत से अवयवों का संबंध किसी एक अवयव से नहीं हो रहा। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा कहलाएगा, एक ही। यहाँ पर जो आपको रिजल्ट मिल रहा है ये रिजल्ट होते हैं आपके परिसर। तो आच्छादक की प्रॉपर्टी क्या होती है कि परिसर किसके बराबर हो जाए, सहप्रांत के। अब इसमें सहप्रांत जो इसका आर है और ये इसका परिसर यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। अब यहाँ पर जो परिसर आपको नजर आ रहा है उसको अगर हम ध्यान से देखें तो क्या यहाँ पे मैं सब कुछ प्राप्त कर सकता हूँ क्या, यही बात है कि सब कुछ क्या यहाँ पे प्राप्त किया जा सकता है। आप लोग यहाँ पे 0 ला के दिखाओ तो आप क्या करेंगे, x की जगह पुट कर देंगे -2 की पावर 1/3। यहाँ पे -2 की पावर 1/3 पुट करी तो क्या मिला आपको, -2 और +2 मिलके क्या हो गया, 0। तो यहाँ पर आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो, लेकिन ये प्रैक्टिकल मेथड है, ये थ्योरेटिकल मेथड नहीं है आपका। एक और आच्छादक परीक्षण का ये प्रैक्टिकल मेथड है। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन एक ही है, एक अवयव का संबंध एक से ही हो रहा है, इसलिए आच्छादक है क्योंकि परिसर जो है वो पूरा सहप्रांत के बराबर है। यहाँ पे सहप्रांत का प्रत्येक अवयव प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए आच्छादक है। अब इसको मैथमेटिकली आपको कैसे शो करना है, आपको कोई भी एक अवयव लेना है। सपोज करो आपने x1 = x2 ले लिया और यहाँ पे कह देते हैं कि x1 x2 किसके एलिमेंट है, r के। अब fx1 देखते हैं कितना निकलता है। fx1 निकलेगा x1³ + 2 और fx2 हम ले लेते हैं, इसको यहां से लेके देखो एक ही चीज, x2³ + 2। अब fx1 को fx2 के बराबर कर दो, fx1 = fx2। ये हमने चलो मान लिया, ये हमने मान लिया कि fx1 किसके बराबर हो रहा है, fx2 के बराबर। अब इसको अगर आगे बढ़ाएंगे हम लोग तो हमारे पास आएगा x1³ + 2 x2³ + 2 और दोनों से 2 कैंसिल आउट हो गया, x1³ + x2³ x1³ और यहां से हो जाएगा x1 = x2। तो fx1 = fx2 लेके हम लोग चले थे और रिजल्ट में हमको मिला x1 किसके बराबर हो रहा है, x2 के। तो ये जो चीज है ये कंडीशन होती है एक की। तो फंक्शन कैसा हो गया, एक की मैथमेटिकल फॉर्म में। अब बात करें कि आच्छादक कैसे परीक्षण किया जाए। तो आच्छादक के लिए आपको करना है सिर्फ इतना सा है कि जो भी आपका फंक्शन है उसको क्या मान लेंगे, y, और जो भी फंक्शन है आपने उसको y मान लिया तो उससे आप x की वैल्यू कैलकुलेट करें। तो यहां से x की वैल्यू क्या निकलेगी, x³ = y - 2 और x हो गया y - 2 की पावर 1/3। ये आपके पास x की वैल्यू होगी। अब x की वैल्यू y की फॉर्म में आ चुकी है। यहाँ पे ध्यान रखना x जो होते हैं वो प्रांत के अवयव होते हैं और y क्या होता है, परिसर होता है। अब इसके अंदर ये चीज आ गई कि y की जगह मैं क्या रख सकता हूं, y की जगह ऐसी क्या वैल्यू पुट की जा सकती है, और ऐसी वैल्यू आप पुट करो कि ना तो ये अनंत हो, ना ही ये अनिर्धार्य हो और ना ही ये काल्पनिक हो। मतलब y की ऐसी वैल्यू आपको पुट करनी है कि ना तो फंक्शन अनंत हो जाए, ना अनिर्धार्य हो, ना काल्पनिक हो। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप कुछ भी पुट कर सकते हो। यहाँ पर आप कुछ भी, पावर 1/2 होती तो हम सोचते हैं, क्योंकि 1/2 ऊपर अगर पावर है तो इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट में अगर वर्गमूल के चिन्ह के अंदर कोई नेगेटिव नंबर आ जाता है तो वो संख्या क्या हो जाती है, काल्पनिक। तो यहाँ पर ये अनंत कभी नहीं हो सकती, भले ही y की जगह कुछ भी रख दो। अनिर्धार्य कभी नहीं हो सकती, 0/0 फॉर्म नहीं बनाएगी, और काल्पनिक ये कभी नहीं हो सकती क्योंकि ये पावर जो 1/3 या 1/2 नहीं है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि y की जगह हम क्या रख सकते हैं, कोई भी वास्तविक संख्या इसमें पुट कर सकते हैं। तो y की जगह कोई भी वास्तविक संख्या रख सकते हो, तो ये इसका क्या हो गया, परिसर हो गया। और परिसर जो है वो सहप्रांत के क्या आ रहा है, समान। इसका मतलब ये जो फंक्शन था ये कैसा हो गया, एक की और आच्छादक। और फंक्शन अगर एक की आच्छादक हो जाता है तो निश्चित रूप से उसका प्रतिलोम जरूर विद्यमान होता है। और प्रतिलोम निकालने के लिए आपको क्या करना है, वही सिंपल सा काम जो मैंने बताया था अभी। प्रतिलोम बिल्कुल आसानी से निकलता है, इसको y मान लो और x की वैल्यू क्या निकली थी, y - 2 की पावर 1/3। यानी कि f इनवर्स y जो है वो हो गया y - 2 की पावर 1/3 और f इनवर्स x जो है
इसको आप इस तरह इसको शो कर सकते हो कि ये इसका क्या है, प्रतिलोम, ये इसका प्रतिलोम फलन है। तो इस तरह के सवाल भी एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं, जिसको आपको तैयार करना है। फंक्शन आपके पास होगा, प्रांत और सहप्रांत आपके पास होगा, एक एक की और आच्छादक का परीक्षण आपको करना है, और उसके बाद में अगर वो फंक्शन एक ही की आच्छादक निकल जाता है तो फिर उसका आपको इस तरह से प्रतिलोम निकालना है। प्रतिलोम आसानी से निकलता है, मैंने बता दिया। y मान लो कोई भी फंक्शन हो, x की वैल्यू निकाल लो, और ये x की वैल्यू हो जाएगी f इनवर्स y, और y माइनस टू की पावर 1/3 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका प्रतिलोम हो गया। तो ये सेकंड पार्ट था, इस सेकंड टाइप का क्वेश्चन था इस चैप्टर का। अब बात करेंगे कुछ अलग चीज, हालांकि अभी तक बोर्ड एग्जाम में इससे संबंधित सवाल नहीं पूछा गया है, मैं क्लियर कर दूं इसको, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूछा जा नहीं सकता है, पूछा जा सकता है बिल्कुल। तो उसको आपको थोड़ा सा संक्रिया सारणी से संबंधित ये काम करना होगा। सपोज करो 1 नंबर के सेक्शन में वो आपको पूछता है कि इसका मान बताइए, इसका जो मान है वो ज्ञात करो। 1 नंबर के सेक्शन में आपको ये पूछ लिया जाता है, और अगर आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं करी है तो आप इसमें निश्चित रूप से गलती करोगे। 1 नंबर का छोटा क्वेश्चन बनेगा, बड़ा क्वेश्चन नहीं है। इसका करने का जो इसका पूरा लॉजिक है वो बिल्कुल सिंपल है, केवल मेन लॉजिक पे जा रहा हूं, अभी डिटेल में नहीं जा रहा है। इसके माइनस का 15 है और हमें प्लस करना है कितना, 3, और माइनस के 15 में अगर हम 3 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, -12। पहली स्टेप तो इसकी है। अब बात करें -12 के साथ आगे हम क्या कर सकते हैं। अब देखो संक्रिया किसकी है, ये संक्रिया है +4, ठीक है, ये संक्रिया किसकी है, +4, मतलब 12 को हमको 4 के गुणज में तोड़ना है। मतलब ऐसा नंबर जिसको 4 से गुणा करें तो इसके आसपास का कोई नंबर हमको मिल जाए। तो 12 तो 4 के पाड़े में डायरेक्ट ही आता है, ठीक। तो 12 का 4 के पाड़े में डायरेक्ट ही आ रहा है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, -3 × 4, कोई दिक्कत नहीं है, 4 × 12 होता ही है। अब इसमें कुछ ऐड करने की जरूरत है क्या, ये दोनों बैलेंस है, ये दोनों बराबर है, तो इसमें कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें ऐड कर दिया हमने 0। तो ये जो प्लस के साथ जो आप ऐड करते हो, यही आपका क्या होता है, आंसर, यही आपका आंसर है। इसका सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 0, ठीक। एक और एग्जांपल ले, सपोज करो आपके आ गया -16 और +3 दे दिया सपोज करो, और साथ में दे दिया प्लस का 3, 2। अब प्लीज +3 की संक्रिया आपके सामने आ गई, तो सिंपल सा केस, -16 + 2 कितना हो गया, -14। अब माइनस के 14 को हमको 3 के गुणज में तोड़ना है, तो 3 के पाड़े में आपको पता है कि 3 × 4 12 होता है, निश्चित रूप से 12 होता है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे तोड़ूं कि -14 को हमने क्या तोड़ दिया, माइनस का 4 × 3, तो ये बैलेंस तो नहीं होगा, ये चीज बैलेंस्ड नहीं है, हमें कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा। अब अगर इसमें अगर मैं कुछ भी ऐड करता हूं तो ये -12 -14 से बड़ा होता है। अगर इसमें कुछ भी ऐड कर दिया तो फिर ये, और जैसे इसमें हमको -14 चाहिए और ये है -12, तो इसमें -2 करूंगा तब जाके इसके बराबर हो पाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको माइनस करना ही नहीं है, यहाँ पर आप माइनस नहीं कर, यहाँ तो आपको हमेशा ऐड ही करना है। यहाँ पर चिन्ह हमेशा किसका आना चाहिए, प्लस का, इसका आपको ध्यान रखना है। तो अब हम क्या करें, तो अब हम इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं और इसको लिखते हैं -14। अभी हमने देखा कि हमने इसको क्या किया था, माइनस का 4 × 3 किया था, तो -12 आ गया। तो बैलेंस करने के लिए हमें -2 करना पड़ा, जो इसमें अलाउ नहीं है। तो अब एक काम करते हैं, अपन इसको -5 × 3 कर देते हैं, ठीक। -5 × 3 कितना होता है, -15। अब -15 और इसको बैलेंस करने के लिए आपको प्लस करना पड़ेगा कितना, 1। तो ये हमने इसको क्या कर दिया, +1। अब ये पूरा बैलेंस हो गया कि -15 + 1 किसके बराबर, -14 के बराबर। तो ये जो +1 आपने किया है, ये 1 ही आपका क्या कहलाएगा, आंसर। ये हो गया आपका 1। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि एक सिंपल सा कंसेप्ट है वैसे तो, और संक्रिया सारणी बनाते समय इसको हम यूज करते हैं कई बार। तो ये उसी को यूज करने के लिए इसको
इस मेथड को हम लोग काम में लेते हैं। ये प्लस की संक्रिया है, ऐसे मल्टीप्लाई की भी होती है, तो इसको भी आपको थोड़ा ध्यान में रख के चलना है। और नेक्स्ट इसके क्वेश्चन में हम लेते हैं कि संक्रिया सारणी कैसे बनाए। हो सकता है कि 2 नंबर में या 1 नंबर में आपको एक ऐसा सवाल पूछ लिया जाए कि वो आपको कहे कि कोई समुच्चय है और वो समुच्चय है 1 2 3 4, कोई भी एक समुच्चय दे दिया 1 2 3 4, और फिर उसकी वो क्या कर रहा है, संक्रिया सारणी बनवाना चाह रहा है आपकी क्रॉस 5 के लिए। इस क्रॉस 5 के लिए क्या करो, सारणी बनाओ। और ये 2 नंबर के सेक्शन में सपोज पूछ लिया गया, राजस्थान बोर्ड में तो नहीं पूछा गया है, मैं क्लियर कर दूं पहले, लेकिन सीबीएसई बोर्ड और अदर बोर्ड एग्जाम में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, और राजस्थान बोर्ड में भी इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है। तो आपको तैयारी पूरी रखनी है। इसमें करना क्या है, इसमें इसकी सारणी देखो इस तरह से बनती है, यहाँ पे लिख दो क्रॉस 5 की सारणी बन रही है, और समुच्चय में जो अवयव है उनको लिख दो। जो भी अवयव आपको दिए हुए 1 2 3 और 4, इनको आपको इस तरह से यहाँ पे लिख देना है। अब मल्टीप्लाई की सारणी है तो सिंपल सी बात है, आपको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 1 2 3 और ये हो गया, सिंपल मल्टीप्लाई किया। उसके बाद 2 4, ठीक। अब 2 इंटू 3 कितना होता है, 2 इंटू 3 होता है 6, लेकिन संक्रिया सारणी बनानी है क्रॉस 5 के लिए, तो हम 5 से आगे जा ही नहीं सकते किसी भी हालत में। तो 5 से आगे नहीं जा सकते, तो हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पर कितना मिल गया, 6। तो 6 मिल गया, तो 6 और 5 में कितना डिफरेंस, ये शॉर्ट मेथड बता रहा हूँ, हालांकि ये वैसे ही होता है जो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में लिया था। तो 6 और 5 में कितना डिफरेंस होता है, 1 का, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। इसी तरह से 2 इंटू 4 8 हो गया, 8 और 5 में कितने का डिफरेंस, 3 का, तो ये हो गया 3। ये सेकंड लाइन इसकी कंप्लीट है। सिंपल सी बात है, जैसे आपको इसको सॉल्व करना है, सपोज करो 2 इंटू 5 8 की वैल्यू चाहिए, तो जैसे मैंने पिछले वाला केस में बताया था आपको, आप इसको नॉर्मली मल्टीप्लाई करो। 2 इंटू 8 कितना होता है, 16 होता है। अब इस 16 को आपको ब्रेक करना है किसकी फॉर्म में, 5 की फॉर्म में, तो 5 के गुणज के रूप में इसको तोड़ना होगा। तो 16 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, लिख सकता हूं वैसे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मैंने 16 को कैसे लिख दिया, 16 इक्वल टू 3 इंटू 5, और साथ में इसमें क्या ऐड करूंगी, ये बराबर हो जाएगा इसके 1। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो कितना निकलेगा, 1 निकलेगा। इसी तरह इस टेबल में जो काम में लिया है हमने, वो लिया है 2 इंटू 5, इससे मल्टीप्लाई करना है 4 से। इसका सॉल्यूशन क्या निकल रहा था, 3। शॉर्ट में मैंने क्या बताया, 2 इंटू 4 8, संक्रिया सारणी किसकी, 5 की। 8 और 5 में डिफरेंस कितने का है, 3 का, तो 3 आंसर हमने डायरेक्ट कर दिया था। अब इसको अगर हम इस तरह से करें तो 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 8 हो गया। अब ये अगर 8 है तो इस 8 को मुझे ब्रेक करना है किसकी फॉर्म में, 5 की फॉर्म में। तो सिंपल सी बात है, इसको लिख देंगे 1 इंटू 5, और इसमें कितना ऐड करूंगी, इसके बराबर हो जाए, तो ऐड कर दो इसमें 3। तो ये 3 इसका जो था वो सॉल्यूशन होता है। तो ऐसे ही आपको जो है एक संक्रिया सारणी पूरी निर्मित करनी है। और देखें आगे, 3 3 गुना 6, 6 और 5 में डिफरेंस 1 का, ये लिख दो 1। 3 इंटू 3 9, 9 और 5 में डिफरेंस 4 का। उसके बाद 3 इंटू 4 कितना हो गया, 12। अब इसको आप इस तरह से कर दो, 3 इंटू 4, हमें इसका सॉल्यूशन चाहिए। वैसे क्या होता है, 3 इंटू 4 12 होता है। 12 को हमें तोड़ना है किसकी फॉर्म में, क्रॉस 5 की फॉर्म में, 5 के गुणज में तोड़ना है। तो 5 के गुणज में इसको तोड़ूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, इसको लिख दूंगा 2 इंटू 5, और प्लस में क्या ऐड कर दूंगा 2, क्योंकि 10 में 2 जोड़ेंगे तभी 12 के बराबर होगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन हो गया इसका 2। ठीक, इसी तरह आपको लास्ट वाली लाइन भी इसमें कंप्लीट करनी है। तो ये होती है आपकी संक्रिया सारणी, जिसमें सवाल अभी तक नहीं पूछा गया। इसका मतलब ये नहीं होता कि पूछा ही नहीं जा सकता, ये सवाल आपको पूछा जा सकता है, इसको आप तैयार करके रखें।
और संक्रिय सारणी जो है क्रॉस की भी पूछ सकता है, प्लस की भी पूछ सकता है। दोनों का ही मैंने आपको तरीका बता दिया कि 1 नंबर के सेक्शन में भी इस तरह का छोटा सवाल आपसे पूछ सकता है, वो क्रॉस के लिए चाहे प्लस के लिए, और सारणी भी आपसे पूछ सकता है सेक्शन नंबर बी में 2 नंबर का। तो ये आपको तैयार करना है। पहला चैप्टर है, सिंपल सा चैप्टर है, मैंने बता दिया इसके अंदर क्या क्या तैयार करना है। संयुक्त फलन निकालने की प्रैक्टिस करो, फॉग और गॉफ। दूसरा, इनवर्स निकालने की प्रैक्टिस करो, प्लस एक की आच्छादक परीक्षण की प्रैक्टिस करो। दूसरी बात, इस तरह के सवालों की प्रैक्टिस करो कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकले। इसके साथ साथ संक्रिया सारणी बुक में भी आपको मिल जाएंगी, उनको बनाने की कोशिश करो, उनको बनाओ, क्योंकि 1 या 2 नंबर में ये पूछा जा सकता है। छोटा क्वेश्चन है ये, और ये कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, 3 नंबर का टोटल चैप्टर है। तो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 1। अब मैं बात करूं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में से आपको 2 सवाल पूछे जाते हैं। एक आता है सेक्शन ए में और एक आता है सेक्शन सी में। दोनों में से एक एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन इसमें से, एक क्वेश्चन इसमें से। टोटल 4 मार्क्स का ये चैप्टर है। प्रतिलोम फलन इसका नाम है, और सभी ने इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर ली होगी। लॉकडाउन में काफी टाइम मिल गया आप लोगों को प्रैक्टिस करने का। तो ये 4 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसको तैयार करने के लिए अभी रिवीजन के समय जो 18 जून को आपका बोर्ड एग्जाम है, उसके लिए इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सेलेक्ट कर लो और उनके ऊपर थोड़ी ज्यादा आप फोकस करना अभी। अब इसमें एक तो क्वेश्चन 1 नंबर का बनेगा, वो छोटा बनेगा, और छोटा भी नॉर्मली आपको जो मिलेगा क्वेश्चन वो एक सामान्य सा प्रश्न होगा जो जोड़े की फॉर्म में होगा। अभी तक देखा गया है कि जोड़े की फॉर्म में वो क्वेश्चन पूछता है, जिसमें आपको मुख्य मान से संबंधित कोई ना कोई सवाल आपको जरूर मिलेगा। तो एक क्वेश्चन इसका ले लेते हैं, तो कोई सा भी। सपोज करो प्रश्न आपको पूछ लिया कि साइन इनवर्स √3/2 प्लस 2 कॉस इनवर्स √3/2 की वैल्यू क्या होगी। एक सामान्य सा क्वेश्चन है जो आप पूछा गया है। अब इसको सॉल्व कैसे करें। 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, छोटा क्वेश्चन है निश्चित रूप से। तो अब क्या करें इसमें, देखना ध्यान से। साइन इनवर्स चल रहा है पीछे और हमें साइन इनवर्स को कैंसिल करना है, पहली चीज। तो √3/2 साइन थीटा की कौन से डिग्री पे आता है, √3/2 साइन के अंदर कौन से डिग्री पे आता है। तो ये आता है साइन 60 डिग्री। सभी जानते हैं साइन 60 कितना होता है, √3/2। इसी तरह से अब हमें कैंसिल करना है किसको, कॉस इनवर्स को। तो कॉस थीटा √3/2 कौन से डिग्री पे आता है, कॉस थीटा जो √3/2 है वो कौन से डिग्री पे आता है। तो ये √3/2 कौन से डिग्री पे आएगा, कॉस 30 डिग्री। ठीक, ये तो आता है 60 डिग्री पे √3/2 और कॉस आता है 30 डिग्री पे √3/2। इतना होने के बाद में ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, बचा 60 डिग्री प्लस 2 × 3 30 60 डिग्री। कुल मिला के 120 डिग्री आपका आंसर है। और 120 डिग्री को अगर आप पाई की फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 2π/3। तो छोटा सवाल एक बनता है 1 नंबर के सेक्शन के अंदर। सिंपल सा केस है और सिंपल ही क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, ज्यादा बड़ा इसका वो नहीं है कुछ। अब बात करें इसके सेक्शन सी वाले प्रश्न के लिए कि सेक्शन सी में एक सवाल आएगा निश्चित रूप से, वो थोड़ा सा बड़ा होगा, 3 नंबर के हिसाब से होगा, और वो किस तरह का हो सकता है उसके बारे में बात करें तो इसमें 2-3 तरह के सवाल पूछे जाते हैं चैप्टर 2 में। एक होता है कि सिद्ध करवाएगा, कुछ ना कुछ प्रूव करवाएगा, LHS = RHS। दूसरा है कि किसी जटिल फलन को वो सरलीकृत करवाएगा, मतलब उसकी सिंपल फॉर्म पूछेगा, तो उसमें भी त्रिकोण प्रतिलोम त्रिकोणमिति के सूत्र काम आएंगे। और तीसरा जो प्रकार है इसका वो ये कि कोई समीकरण आपको दे दिया जाएगा और उसमें वो x की वैल्यू आपसे पूछेगा। तो तीनों ही तरह के सवाल 3 नंबर के सेक्शन में बिल्कुल फिट बैठते हैं। तो उसको आप कोई सा भी एक क्वेश्चन दे दो, जैसे सपोज करो यही सवाल आपके मान लो बोर्ड एग्जाम में अभी पूछ लिया जाए, tan इनवर्स 1/2 tan 2 प्लस tan इनवर्स cot A प्लस tan इनवर्स cot QA।
और इसका वो मान पूछ रहा है, या फिर वो इससे पूछ रहा है कि इसमें सिद्ध करो कि ये पूरा किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। तो आपको सबसे पहले क्या लेनी है, LHS, जो आपकी ये आपकी LHS है, और इसको सॉल्व करना स्टार्ट करें। तो tan इनवर्स 1/2 tan 2a प्लस tan इनवर्स, यहां पर सूत्र काम करेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो फॉर्मूला लगा के देखो, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y। सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आगे बढ़ाएं इसको। तो tan इनवर्स 1/2 tan 2a प्लस tan इनवर्स, इन दोनों में से cot a कॉमन आ रहा है, cot a कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस cot स्क्वायर a, ये आपको अंदर मिलेगा। और नीचे जो है ये हो गया 1 माइनस cot 4a। स्टेप को आगे बढ़ाओ, 1/2 tan 2a प्लस tan इनवर्स, cot a कॉमन था ही, और ये हो गया 1 प्लस cot स्क्वायर a, और यहां पर इसके कर दो गुणनखंड। 1 माइनस cot 4a का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 1 माइनस cot स्क्वायर a और 1 प्लस cot स्क्वायर a, ये इसके गुणनखंड हो गए। अब 1 प्लस cot स्क्वायर a दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, बचा क्या, tan इनवर्स 1/2 tan 2a प्लस tan इनवर्स, ये cot है और ये 1 माइनस cot स्क्वायर है। आप चाहो तो इसको tan की फॉर्म में भी लिख सकते हो, तो cot a को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन tan a लिखना चाहें तो, और अगर इसको साइन कॉस में तोड़ते हो तो आप साइन कॉस की फॉर्म में भी इसको आप तोड़ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1 माइनस 1 अपॉन tan स्क्वायर a, ठीक। ये स्टार्टिंग से ये वाली स्टेप ऐसे ही चल रही है, बाद में इसको इसमें कुछ फेरबदल करके हम इसको कैंसिल आउट करके 0 ले आएंगे। अब अगर इसमें हम एलसीएम ले लें तो क्या मिलता है, ध्यान से देखना। एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, tan a कैंसिल हो जाएगा, एक tan जो बचेगा वो चला जाएगा ऊपर, और यहां पे आ जाएगा ये tan स्क्वायर a माइनस 1, ये स्टेप मिलेगी। अब ये किस तरह का फॉर्मूला जरूर बना लेती, अगर यहाँ पे 2 होता और नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर a होता, फॉर्मूला इसका बन सकता था। दूसरी चीज, अब इस पे आ जाओ, अगर आप फॉर्मूला नहीं बनाते हो इसका तो अब आप इस पे आ जाओ, tan 2a का सूत्र अप्लाई कर सकते हैं। tan 2a का सूत्र हो जाएगा 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर प्लस tan इनवर्स, ये है tan a, और इसको इसके सिमिलर करने के लिए इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर, 2 से 2 भी हो गया कैंसिल। उसके बाद tan इनवर्स tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर प्लस tan इनवर्स। अब tan इनवर्स में माइनस आ जाए तो माइनस के साथ क्या करता है, वो माइनस को बाहर निकाल देता है, तो ये माइनस आ गया बाहर, तो अंदर बचेगा tan a अपॉन सेम 1 माइनस tan स्क्वायर। अब ये दोनों बस समान हो गए, बीच में चिन्ह लग रहा है माइनस का, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, रिजल्ट क्या मिलेगा, 0। तो इसका सॉल्यूशन हो गया हमारे पास 0। तो ये आपकी जो है सिद्ध करने वाला एक सवाल था, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, और सिंपल सा केस है, मैंने बता दिया। इसमें 2-3 तरह के सवाल आते हैं, सिद्ध कराने वाले आते हैं, x का मान पूछने के से संबंधित आते हैं, या फिर वो क्या बोलेगा आपको कि इसका सरलीकृत करो, मतलब बड़े जटिल फलन को सूत्रों का उपयोग कर सिंपल फॉर्म में, एक साधारण फॉर्म में लेके आओ। वो तीसरे टाइप का सवाल, उसके चांस कम है, चांसेस ज्यादा किसके हैं, सिद्ध करने वाले प्रश्नों के, प्लस जिसमें x की वैल्यू निकाली जाए उन प्रश्नों के, ठीक। तो ये आपका हो गया चैप्टर नंबर 2। बात करें चैप्टर 3 की। चैप्टर 3 जो है वो है आपका डिपेंड करता है मैट्रिक्स के ऊपर,
और ये जो चैप्टर है ये छोटा चैप्टर है 3 मार्क्स का, मैट्रिक्स, सारणिक और प्रतिलोम, ये प्रतिलोम मैट्रिक्स, ये तीनों चैप्टर मिला के 10 नंबर का पोर्शन बनता है। पूरी मैट्रिक्स, सारणिक और प्रतिलोम मैट्रिक्स मिला के आपके 10 नंबर का ये पूरा पोर्शन बनता है। तो जो चैप्टर तीसरा है इसमें आपको सेक्शन ए में एक सवाल मिल जाएगा और एक मिल जाएगा आपको सेक्शन बी में, तो दोनों मिला के ये आपके 3 मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब छोटा सवाल निश्चित रूप से छोटा ही होगा 1 नंबर के अंदर, तो अब किस टाइप का वो हो सकता है। सपोज करो आपको एक अज्ञात मैट्रिक्स ज्ञात करनी है 2 गुणा 2 कोटि की, ठीक, और उसमें आपको दे दिया कि a बराबर है आपका aij, और aij के बारे में आपको बता देगा कि aij जो है आपका, ये सपोज करो आपका है 2i माइनस j, ठीक, और डिवाइड बाई 3i प्लस 3, या इसने आपको मन से दे दिया और ये आपसे पूछ रहा है कि इस अज्ञात में 2 गुणा 2 कोटि के अज्ञात मैट्रिक्स यहाँ पे ज्ञात करो। तो सबसे पहले उस अज्ञात मैट्रिक्स का निर्माण किया जाएगा अज्ञात आव्यूह का। तो अज्ञात आव्यूह आपके पास क्या है, 2 गुणा 2 कोटि का है, इसका मतलब इसमें 2 पंक्तियां होंगी और 2 स्तंभ होंगे। तो ये पहली पंक्ति में हम दोनों अवयव लिख देते हैं और दूसरी पंक्ति में भी ये दोनों अवयव इस प्रकार से लिख देते हैं, a11, a12, a21 और a22, ये अज्ञात मैट्रिक्स हो गया। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए a11 की। तो a11 का मतलब i और j दोनों की जगह क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, तो रख दो और देख लो कितना मिलता है, 2 में से 1 गया तो 1 और 3 और 3 6, ठीक। अब वैल्यू चाहिए हमको a12 की, तो i की जगह तो 1 और j की जगह क्या रख देंगे 2, तो यहां पे रख दो 1 और j की जगह क्या रख देंगे 2, नीचे भी दूसरा अवयव हो गया 0। इसी तरह से अगर हमें वैल्यू चाहिए a21 की, तो i की जगह 2 और j की जगह 1 पुट कर देंगे। चलो पुट कर दो इसमें, 2 into 1 2 into 2, i की जगह क्या रखना है हमको 2 रखना है और j की जगह क्या रखना है 1 रखना है। तो 2 into 2 minus 1 अपॉन 3 into 2 plus 3, ये हो जाएगा 4 minus 1 कितना हो गया 3, और ये हो गया 6 और 3 9। थोड़ी सी कैलकुलेशन करें तो आपको मिल जाएगा 1/3। इसी तरह से अब बात करें लास्ट जो a22 अवयव है उसके लिए, उसमें i की जगह 2 रखना है और j की जगह भी क्या रखना है 2 ही रखना है, तो पुट कर देते हैं इसी के अंदर मेन फंक्शन, ठीक है। और पुट करने पर क्या मिलेगा अपन को, 4 minus 2 तो हो गया 2 और 6 plus 3 हो गया 9, तो 2/9 जो था ये इसका हो गया सॉल्यूशन, ठीक। तो इस तरह से आपको चारों अवयव आपको इस तरह से प्राप्त करने हैं। हो सकता है वो 2 गुणा 3 कोटि का मैट्रिक्स बनवाए, हो सकता है कि वो 3 गुणा 2 कोटि का मैट्रिक्स बनवाए, तो जिस भी कोटि का मैट्रिक्स वो बनवाना चाह रहा है पहले उस अज्ञात मैट्रिक्स को बना लो। अब ये 2 गुणा 2 का था, 2 पंक्ति 2 स्तंभ ले लिए, 2 गुणा 3 का होता तो 2 पंक्ति और 3 स्तंभ ले लेते, ठीक है। यहाँ पे a13 और a23 और आ जाता, तो उन सबकी वैल्यू आपका जो मेन जो कंडीशन दी गई है इसके आधार पर आपको उनकी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, और जब आपको सारी वैल्यूज मिल जाए तो उसको आप इस अज्ञात मैट्रिक्स में इनकी वैल्यू को पुट कर देंगे, 1/6 0 1/3 2/9। तो ये आपका आंसर हो गया। छोटे क्वेश्चन ही बनेंगे इसमें, मैंने पहले ही बता दिया है आपको, छोटे सवाल इसमें आप लोग तैयार करना 1 नंबर के लिए। बात करें इसके 2 नंबर के सवाल के लिए, इसका जो 2 नंबर का जो सवाल बनता है उसमें गुणा जरूर काम आएगा, ये देखा हुआ है 99% तक चांसेस है कि कोई ऐसा सवाल आपको जरूर देगा जिसमें कुछ मल्टीप्लाई को यूज में लेना हो, गुणा जरूर करना हो 2 मैट्रिक्स में। तो एक सिंपल सा कोई भी केस ले लेते हैं अपन, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जा चुका है अन्य बोर्ड एग्जाम्स में, कि सपोज करो a बराबर है आपके पास 1 0 -1 और 7, ठीक। ये आपको अज्ञात मैट्रिक्स A दे दिया, और I जो है वो है आपका इकाई मैट्रिक्स, ये भी आपको दे दिया, और साथ ही साथ आपको एक कंडीशन दे दी कि A² ये बराबर है
8a प्लस के आई के, ठीक। ए स्क्वायर किसके बराबर है 8a प्लस के आई के। तो इस अज्ञात के का मान ज्ञात कीजिए, ये आपको सवाल पूछा जा रहा है। और इस प्रश्न को करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले a बराबर ये दिया हुआ है सामने, और इसमें हमको निकालना है ए स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर का और इनका मान निकाल के इन दोनों को बराबर कर देंगे हमको, फिर तुलना करके संगत अवयवों की तुलना करके उस अज्ञात के का मान निकाला जाएगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए स्क्वायर। तो गुणा सभी को आता है अच्छे से, वो गुणा ही हमको करना है, दो मैट्रिक्सों का गुणा जो होता है, पहली पंक्ति गुणा में पहला स्तंभ। जल्दबाजी कभी मत करना, इसके अंदर मैंने क्लियर कर दिया था पहले भी कि आप गुणा करते समय अगर जल्दबाजी कर दोगे तो ए स्क्वायर गलत निकल जाएगा और आगे का पूरा क्वेश्चन गलत हो गया, आगे फिर कुछ भी नंबर मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। तो गुणा में थोड़ी सावधानी बरतें। चलो गुणा करते हैं। इसका पहली पंक्ति गुणा में पहला स्तंभ 1 प्लस 0, पहले को पहले अवयव से, दूसरे को दूसरे अवयव से। अब पहली पंक्ति गुणा में दूसरा स्तंभ, तो 0 प्लस 0। अब दूसरी पंक्ति को किससे गुणा करेंगे, पहले स्तंभ, तो ये हो गया हमारे पास -1 और -7। -1 को 1 से किया तो -1, और 7 को -1 से किया तो -7। और फिर दूसरी पंक्ति गुणा में दूसरा स्तंभ, तो ये हो गया आपके पास 0 प्लस 49, 7 × 7 कितना होता है 49। आगे बढ़े तो ये हो गया 1 0 -8 और 49। ये आपने क्या निकाला है अभी, ए स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करिए। अब बात करें 8a क्या होगा। 8a की जो वैल्यू है वो आपके पास है ये। किसी भी मैट्रिक्स को किसी अचर संख्या से अगर गुणा किया जाए तो वह अचर संख्या मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव से गुणा हो जाती है। कोई भी मैट्रिक्स हो, अगर उसको हम अचर संख्या से गुणा करें तो वो प्रत्येक अवयव से गुणा होगी। तो ये हो गया हमारे पास 8 0 -8 56। 8 से हमने इसको प्रत्येक को गुणा कर दिया, तो 8 0 -8 और 56। और फिर हम निकालेंगे वैल्यू k × i की। यहाँ पर k भी अचर है जिसका हमें मान ज्ञात करना है आगे जाके। तो इसके प्रत्येक अवयव को k से गुणा कर दो, k 0 0 k। और अब हमें निकालना है 8a प्लस k i का मान, मतलब 8a में क्या जोड़ दो k i। हम जोड़ ही क्यों रहे हैं, क्योंकि सामने कंडीशन दी हुई है। कंडीशन क्या है, ए स्क्वायर जो हमने निकाल लिया है यहाँ पे, किसके बराबर हो रहा है इसके, इसका मान तो ये रहा, और इसका मान निकालेंगे, फिर दोनों को आपस में बराबर करेंगे इन दोनों समीकरणों को। चलिए इसका मान निकाल देते हैं। 8 प्लस k 0 -8 और 56 प्लस k, ठीक। उसके बाद ये हो गया आपका समीकरण। समीकरण 1 को बराबर कर दो किसके, समीकरण 2 के। 1 और 2 को आपस में कर देंगे सेम। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो क्या होता है, देखो जरा, 1 0 -8 और 49 बराबर हो गया 8 प्लस k 0 -8 और 56 प्लस k, ठीक। तुलना करें इसकी तो यहीं से पता लग जाएगा, अगर की जो 1 है वो किसके बराबर होगा 8 प्लस k, तो k का मान जो निकला वो कितना निकला -7। और देखो जीरो 0 के बराबर है, -8 के बराबर है। लेकिन इसमें एक सलाह और दी जाती है कि अगर कहीं और से भी k का मान निकल रहा है तो उसको भी आप निकाल लो, क्योंकि अगर वहां से भी k का मान -7 ही निकला तभी k का मान -7 सत्य माना जाएगा। अगर यहां से k का मान कुछ और निकलता है तो समझ जाओ k के मान का कोई अस्तित्व नहीं है, मतलब k का ऐसा कोई मान ही विद्यमान नहीं है जिससे a स्क्वायर बराबर हो जाए 8a प्लस k i के। तो इसको आप, इस चीज को आपको जरूर ध्यान में रखना है। सीबीएसई बोर्ड में इस तरह के सवाल बहुत से हैं जिनमें एक तुलना करने पर कुछ और मान निकल रहा है, दूसरी तुलना करने पर कुछ और निकल रहा है। तो आंसर क्या होगा, मान एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब इसके मान का अस्तित्व नहीं है। फिलहाल देख लेते हैं इसमें कितना निकलेगा। 49 बराबर 56 प्लस k, तो k का मान हो गया आपके पास वही -7। ये इधर आया तो -56 हो गया, और -56 प्लस 49 कितना हो गया -7।
तो यहाँ पर k की वैल्यू जो है बिल्कुल सही है और ये -7 इसका करेक्ट आंसर। तो 2 नंबर के सेक्शन में इस तरह का सवाल आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको आपको तैयार रखना है बिल्कुल। एक और तरह का सवाल जो पूछा जा सकता है इसमें वो ये है कि आपको दे दिया जाएगा a प्लस बी का कोई मैट्रिक्स दे दिया जाएगा या फिर a माइनस बी कोई मैट्रिक्स दे दिया जाएगा और इन दोनों को सॉल्व करके आपको a और b का मान निकालना है। सिंपल केस है, विलोपन विधि लगाते ही आपको आंसर मिल जाएगा इसमें, तो इनकी आप थोड़ी प्रैक्टिस करना है इसमें। बात करें अगले चैप्टर की। अगला जो चैप्टर है वो है आपका चैप्टर नंबर 4। इसमें सेक्शन सी में से एक ही सवाल पूछा जाता है और वो सवाल होता है 3 मार्क्स का। इसमें कोई छोटा सवाल नहीं बनता, कोई बहुत बड़ा भी नहीं बनता, इसमें 3 नंबर के सेक्शन के हिसाब से सवाल पूछा जाता है जिसको आपको बताना है। और सबसे पहले इसमें हम कोई भी एक सारणिक का एक चैप्टर है, आपने पढ़ी होगी सारणिक बहुत अच्छे से। इसमें सारणिक में सिद्ध करने वाले सवाल आते हैं मोस्टली, इसमें सिद्ध करने वाले सवाल पूछे जाते हैं और कुछ सवाल इसके ऐसे भी हैं जिसमें कोई सारणिक आपको दी जाती है और फिर वो उसमें अज्ञात राशि x का मान पूछा होता है, बराबर में कुछ जीरो वगैरह कोई भी एक डाटा दिया होता है। तो फिलहाल एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग इसके अंदर सेक्शन सी के लिए। क्वेश्चन है हमारे पास a माइनस बी माइनस सी और बाकी के दो इसके अवयव हैं 2a 2a, साथ ही साथ है 2b b माइनस सी माइनस a और यहां पर भी है 2b और उसके बाद है 2c 2c और यहां पर है c माइनस a माइनस b और इस पूरे को आपको प्रूव करना है a प्लस बी प्लस सी की पावर 3। तो सारणिकों के गुणधर्म इसमें काम में लेंगे हम लोग। गुणधर्म आपने अच्छे से प्रैक्टिस किए हैं पहले, उन्हीं को हमें काम में लेना है और किस तरह से काम में लेंगे वो भी आप देखें इसमें। सबसे पहले हमें रिजल्ट में चाहिए a प्लस बी प्लस सी एज अ फैक्टर, गुणनखंड की फॉर्म में चाहिए, 3 बार चाहिए वो। तो इसमें संक्रियाओं की शुरुआत करेंगे, क्या करेंगे, हमें a प्लस बी प्लस सी मिल जाए। तो सिंपल से इसमें दिख रहा है कि अगर आप इस पंक्ति में इन दोनों पंक्तियों को जोड़ दें तो 2b और माइनस बी हो जाएगा और माइनस सी और 2c मिलके क्या हो जाएगा c। तो यही आप काम करो, r1 टेंस टू r1 प्लस r2 प्लस r3 कितना हो जाएगा इसको जोड़ने पर a प्लस बी प्लस सी। यहां पर भी इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा a प्लस बी प्लस सी और यहां पर भी मिलेगा a प्लस बी प्लस सी। बाकी की दो पंक्तियों में हमने कोई भी चेंज नहीं किया है तो उसको आप एज इट इज ऐसे कैसे उतार देंगे। ठीक, पहली पंक्ति में से कॉमन आपको दिखाई दे रहा है a प्लस बी प्लस सी, तो उसको आप लोग ले लो कॉमन। ये हमने ले लिया यहाँ पे कॉमन, तो बचेगा 1 2b 2c, यहाँ पे 1b माइनस सी माइनस a 2c, यहाँ पर भी 1 2b और c माइनस a माइनस b। अब अगली संक्रिया, इसमें आपको ये पता है कि सारणिक में जब संक्रिया लगाते हैं तो हमारा जो टारगेट होता है वो ये होता है कैसे भी करके इन्हीं भी कोई भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ में अगर हम 2 जीरो बना लें तो उसका प्रसार करना फिर आसान रहता है। एक तो ये आपके पास तरीका है। दूसरी बात ये है कि अगर 2 जीरो आपके आसानी से बन रहे हैं तो आप उसको पहले बनाने की कोशिश करो। तो इस कॉलम में ये कॉलम माइनस होगा तो यहाँ 0 आएगा और इसमें इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ 0 आएगा। ये दोनों संक्रिया बोर्ड एग्जाम में आपको अलग अलग लगानी है, एक साथ नहीं लगानी, ठीक है, अलग अलग लगानी है। अभी तो चलो अपन एक साथ लगा देते हैं, बोर्ड एग्जाम में आपको ये दोनों संक्रिया अलग अलग लगानी है। पहले एक संक्रिया लगाओ, उसके बाद रिजल्ट, और उसके बाद दूसरी संक्रिया लगाओ, उसके बाद रिजल्ट। ठीक, तो चलिए अप्लाई कर देते हैं। अभी तो हम एक साथ ही कर रहे हैं। यहाँ पे C1 टेंस टू C1 माइनस C2 और अगली संक्रिया है C2 टेंस टू C2 माइनस C3। यहाँ पे जैसे माइनस हुआ कितना आ गया 0। अब यहां पर क्या होता है 2b में से b गया तो b बचा और ये दोनों माइनस के क्या हो गए प्लस, तो ओवरऑल मिला हमको a प्लस बी प्लस सी। इसी तरह से 2c में 2c जाएगा तो कितना बचेगा 0। यहां की बात करें तो 1 में से 1 गया तो
0। इसमें इसको माइनस करें तो b में से 2b गया तो माइनस b बचा, और माइनस c और माइनस से और चल रहा है, तो माइनस कॉमन लेते हैं, अंदर क्या बचेगा a प्लस b प्लस c, और इसको इसमें से माइनस करें 2c में से c गया तो c बचा, और ये दोनों हो गए पॉजिटिव, तो यहां पर भी हो गया a प्लस b प्लस c, और ये हो गया 1 2b c माइनस a माइनस b। तो ये संक्रिया हमने दोनों एक साथ लगाई है बोर्ड एग्जाम में, आपको पहले ये संक्रिया लगानी है, उसके बाद में दूसरी वाली, अलग अलग संक्रिया लगानी है। अब देखें इसमें हमें क्या मिल सकता है, इसमें आपको पहले और दूसरे स्तंभ में से कॉमन दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पे लाइन क्या लिखनी होती है, प्रथम व द्वितीय स्तंभ में से a प्लस b प्लस c उभयनिष्ठ लेने पर, ये लाइन लिखनी होती है। यहाँ पे एक चीज पहले कॉमन आई थी ये वाली, अब ये दोनों से एक एक और आ जाएंगे, तो दोनों सारे मिलकर कितने हो जाएंगे पावर 3, और उसके बाद में 0 1 0 0 माइनस 1 1 1 2b c माइनस a माइनस b। अब आपको करना है इसका प्रसार, और प्रसार कैसे कर सकते हो, आप चाहें तो पहले स्तंभ के सापेक्ष कर लो या पहली पंक्ति के सापेक्ष कर लो। तो अगर मान लो मैं पहले स्तंभ के साथ पहली पंक्ति के सापेक्ष करूं तो ये दो तो 0 है, लास्ट का अवयव ये बचा, तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखना, ये लाइन भी और ये भी, क्या बचा 1 माइनस 1 और 0 1। सॉल्व करें इसको तो 1 माइनस 0 हो गया 1। ओवरऑल जो रिजल्ट था वो आपको मिला a प्लस b प्लस c की पावर 3। तो ये जो चीज है यहाँ पे सारणिक के अंदर बहुत से प्रश्न आपको मिलेंगे, 3 नंबर के सेक्शन में आते हैं ये सवाल, और इसमें सिंपल सा काम करना होता है, LHS को इक्वल टू 0 करना है या कुछ और वो चीज दी हुई है उसके बराबर करना है। तो इस तरह के सवालों की प्रैक्टिस करना थोड़ी सी, एक ही सवाल बनेगा, छोटे सवाल इसमें से नहीं बनते, तो बड़े प्रश्नों की ही आपको क्या करनी है, मोस्टली अभी प्रैक्टिस करनी है। अब बात करेंगे चैप्टर नंबर 5। चैप्टर 5, इस चैप्टर के अंदर जो आव्यूह है उसका प्रतिलोम आव्यूह ज्ञात करने की विधि दी हुई है। अब प्रतिलोम आव्यूह ज्ञात करने की बेसिकली आपके पास 3 विधियां आपको इसमें दिखाई देंगी अलग अलग तरह की, और इन तीनों में से कोई सी भी एक विधि आपको जरूर पूछी जाएगी एग्जाम में। सपोज करो एक तो आपके आया है क्रैमर नियम, ठीक है, इसको दूसरी भाषा में ये भी कह देता है वो कि सारणिकों का उपयोग करके निम्नलिखित समीकरण निकाय को सरल कीजिए। दूसरा आपके पास आता है आव्यूह विधि, इसमें आपको वही समीकरण निकाय देगा और बोलेगा कि इसको सरल करके और x y z के मान निकालो। तीसरे के अंदर जो इनवर्स निकालने की जो विधि है वो इनवर्स के लिए है ये वाला, इसमें आपसे पूछेगा किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स। अब इनवर्स में क्या होगा कि वैसे तो इनवर्स जब आप निकालते हो तो आव्यूह विधि में ये स्टेप पहले आ जाते हैं, इनवर्स निकलेगा उसके बाद ही यहाँ पे x y z निकलेंगे, तो ये विधि इसमें समाहित है वैसे तो, लेकिन इसमें अलग से पोर्शन एक चीज ये पूछ ली जाती है कि सपोज करो कि आपको उसने ये दे दिया कि a बराबर ये कोई मैट्रिक्स है अज्ञात, और फिर आपको दे देगा एक समीकरण और कह देगा कि ये पूरा समीकरण किसके बराबर हो रहा है 0, तो वो ऐसे बोलेगा कि a बराबर इतना है तो सिद्ध करो कि ये बराबर 0 है, और यहाँ पे 0 नहीं होता, ये क्या होता है शून्य मैट्रिक्स होता है, ठीक है, शून्य आव्यूह। और इसके बाद में फिर वो क्या बोलेगा, इसके बाद में बोलेगा कि इसकी सहायता से क्या निकालो इनवर्स। अब अगर उसने ये बोल दिया कि इसकी सहायता से इनवर्स निकालो तो फिर आपको इनवर्स इसकी सहायता से ही निकालना है। किसी अन्य विधि से अगर आपने इनवर्स निकाल दिया तो फिर वो विधि आपको मार्क्स नहीं दिला सकती। आपने मान लो इनवर्स की जो सामान्य विधि है सेकंडस निकालने वाली, उससे इनवर्स निकाल दिया यहाँ पे, तो उससे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे उस चीज के। उसने अगर बोला है कि समीकरण की सहायता से आप इनवर्स ज्ञात करो तो आपको इस समीकरण को सहायता से ही इनवर्स आपको निकालना है। तो ये 3 तरह के सवाल बेसिकली 3 नंबर में पूछे जाते हैं। इसमें से एक सवाल छोटा भी बनता है 1 मार्क्स का, और एक सेक्शन सी में बनता है 1 मार्क्स का। ये कुल मिला के 4 मार्क्स का टोटल चैप्टर है
राजस्थान बोर्ड में। अब ये मैं कहूंगा ये ज्यादा मोस्ट है आपके लिए, क्रैमर का नियम, ये आपके लिए ज्यादा मोस्ट है 2020। इस नियम की आपको प्रैक्टिस करनी है। इसका पूरा प्रोसेस आपको पता ही है कि सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, डेल। सबसे पहले क्या बनाएंगे, डेल। आसान चीज है इसलिए मैं इस पर डिटेल में नहीं जा रहा, बस आपको ये बता रहा हूं कि आपको इसको थोड़ा विशेष ध्यान देना है इसके ऊपर, क्रैमर रूल के ऊपर। ये इस तरह से डेल बनता है, उसके बाद क्या बनता है, डेल 1 बनता है, डेल 2 बनता है और क्या बनता है, डेल 3 बनता है। तीनों चीजें आपकी बनती है। डेल 1 बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि जो भी हमको समीकरण निकाय दिए हुए हैं उनके राइट हैंड साइड पे जो अचर पद हैं उनको आप पहले स्तंभ में रख दो और बाकी 2 स्तंभ सेम रहने दो। डेल 2 के लिए उन अचर पदों को जो बराबर में दिए हुए समीकरणों के उसको आप दूसरे स्तंभ में रख दो और बाकी के पहला और तीसरा ऐसे ही रहने दो। और डेल 3 के लिए उनको तीसरे पे रख दो और पहला और दूसरा ऐसे ही रहने दो। ऐसे डेल 1, डेल 2, डेल 3 ये तीनों के आपको संख्यात्मक मान मिल जाएंगे आसानी से। और फिर x की वैल्यू क्या होती है, डेल 1 अपॉन डेल, ऐसे y की डेल 2 अपॉन डेल और z की डेल 3 अपॉन डेल। तो ये सब करके आप लोग आराम से क्रैमर का रूल जो है उसको आप अप्लाई कर सकते हो। इस पर आपको खास ध्यान देना है, क्रैमर नियम पे, और एक इस पे आपको खास ध्यान देना है, ए इनवर्स की ये वाली। ठीक है, दोनों की प्रैक्टिस हमने खूब करी है क्लासेस के अंदर, तो आपको इसको विशेष ध्यान में रखना है। और इसका जो छोटा जो सवाल बनता है उसमें जैसे देखा जाता है कि नॉर्मली एक मैट्रिक्स दे देगा, उसका इनवर्स पूछ लेगा, या फिर और भी इसमें जो छोटे सवाल बन जाते हैं उसमें आपको 2 बिंदु दे देगा और पूछेगा कि इन दोनों बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण सारणिक विधि से ज्ञात कीजिए। तो सपोज करो एक क्वेश्चन ले लेते हैं छोटा सा। एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा कि 2 बिंदु आपको दिए हुए हैं 4, 3 और -5 और 2, और इन दोनों बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण हमको ज्ञात करना है। 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण। अब इसमें सारणिक विधि आपको अप्लाई करनी है। तो सिंपल सी बात है कि अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट एक ही रेखा पर है, सपोज इसमें एक अज्ञात पॉइंट और मान लेते हैं x और y, तो सिंपल सी बात है इन तीनों पॉइंट्स को आप अपने हिसाब से इस मैट्रिक्स सारणिक में रख दो, क्योंकि ये तीनों बिंदु क्या होंगे, संरेख होंगे। तो संरेख होंगे तो इनके सारणिक का मान क्या होगा, 0। दूसरी भाषा में अगर तीनों बिंदु संरेख हैं तो इन तीनों बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। और इसका प्रसार कर दो जैसे करते हैं नॉर्मली। तो ये हो गया 3 - 2 और ये हो गया 4 + 5 और ये हो गया 8 + 15। ठीक है, पहली पंक्ति के सापेक्ष हमने क्या कर दिया, इसका प्रसार। 3 - 2 -y के लिए 4 + 5 और इसके लिए 8 + 15। सॉल्व कर लो इसको, तो ये हो गया x - 9y + 15 और 8 कितना हो गया, 23। ठीक, तो ये जो समीकरण यहाँ पे निकल के आएगा ये आपका क्या होगा, फाइनली आंसर। तो इस तरह का छोटा सवाल भी आपको इस चैप्टर के अंदर मिल सकता है जिसको आपको तैयार करना है। तो अभी तक हमने किस किस के बारे में बात करी, अभी तक हमने बात करी है चैप्टर नंबर 1, और उस चैप्टर नंबर 1 के लिए मैंने बता दिया संयुक्त फलन फॉग-ऑफ निकालने की प्रैक्टिस प्लस प्रतिलोम फलन ज्ञात करने के तरीके। और प्रतिलोम फलन निकालने से पहले आपको एक और आच्छादक परीक्षण करना अनिवार्य है। दूसरा है -15 + 4 की संक्रिया के लिए 3 की वैल्यू निकालनी है, -15 + 4 3 उसकी प्रैक्टिस और संक्रिया सारणी बनाना। दूसरे में जोड़े वाले जो प्रश्न होते हैं मुख्य मान से संबंधित, उनको आपको तैयार करना है। साथ ही साथ उसमें सिद्ध करने वाले, x का मान निकालने वाले, सरलीकृत करने वाले, वो आपको तैयार करने हैं। मैट्रिक्स में छोटा चैप्टर है तो छोटे ही क्वेश्चन बनते हैं, उसके बारे में बात कर चुके हैं हम। सारणिक में एक ही क्वेश्चन 3 नंबर का बनेगा, तो सिद्ध करने वाले क्वेश्चंस की आपको खास प्रैक्टिस रखनी है इसके अंदर। और प्रतिलोम के अंदर मैंने बता दिया क्रैमर का नियम और कोई सी समीकरण की सहायता से ए इनवर्स ज्ञात करना। ये दोनों चीजें आपके लिए
बोर्ड एग्जाम 2020 में इंपॉर्टेंट है, इन पे खास ध्यान देना, करना आपको सारा ही है। आव्यूह विधि भी आपको अच्छे से आनी चाहिए, सेट हंडर्स भी निकालना अच्छे से आना चाहिए, लेकिन ग्रामर पे आपको विशेष ध्यान रखना है। ग्रामर रूल इस बार चांसेस काफ़ी हैं उसके, ठीक है। तो अभी तक का ये आपके 5 चैप्टर कंप्लीट हो गए। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे 5 से आगे वाले चैप्टरों के बारे में, और उसके अंदर 1 बाय 1 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे